हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंड फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में पेपर नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में भी हम देख रहे हैं ब्रिटिश संविधान। क्या देख रहे हैं? ब्रिटिश संविधान। और इस ब्रिटिश संविधान के बारे में जान रहे हैं तो पहले इसके ये समझ लिया है कि ब्रिटिश संविधान किस तरह से बना है, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम ब्रिटिश संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें जानना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है अध्ययन के रूप में, और फिर इसके बाद हम ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या हैं, किस किस स्रोतों से ब्रिटिश संविधान है वो निर्मित हुआ है, वो हम जानेंगे इसके अंतर्गत। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सब से ये गुजारिश है कि इस चैनल को और इस वीडियो को आप आगे से आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा ब्रिटिश संविधान है वह सबसे पुराना है। लगभग ब्रिटिश संविधान में 1400 सालों से धीरे धीरे बनते बनते आ रहा है, और ब्रिटिश संविधान सबसे पुराना भी है और एक तरह से कहें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत, मतलब काम की शुरुआत भी सबसे पहले होती है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने यही कहता है कि प्राचीनतम संविधान, क्योंकि ये संविधान है लगभग 1400 सालों से बनता आ रहा है और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा ब्रिटिश संविधान है वो लिखित नहीं है, अलिखित है। तो इस संविधान में समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, यानी विकास में, ये विकास की ओर, अनवरत उन्नति की ओर है। तो ये 1400 सालों का एक इतिहास है जो ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश व्यवस्था को लेके चलता है, क्योंकि लिखित संविधान न होते हुए भी एक गौरवान्वित और बहुत ही श्रेष्ठ संविधान की श्रेणी में आता है। क्योंकि इसके बारे में एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान रखनी है कि अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जाता है जब तक कि हम ब्रिटिश संविधान को नहीं समझ पाते, नहीं अध्ययन करते। तो इसलिए हमें ये ब्रिटिश संविधान को जानना है, क्योंकि बहुत प्राचीन होने से इस हमारे और कई संविधान को समझना है तो ब्रिटिश संविधान इसमें हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से सेकंड पॉइंट हमारे सामने आता है कि ब्रिटिश संविधान की अध्ययन का महत्व क्या है। तो लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें अगर समझना है तो इस संविधान से बेहतर संविधान की हमें उम्मीद नहीं होगी अगर स्टार्टिंग से समझ रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल। तो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक शासन की जब हम बात करते हैं और जीवन के तत्वों का अनुरत विकास, तो ये ब्रिटिश संविधान में ही है। इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक संविधान कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे प्राचीन संविधान है और लोकतंत्र की सबसे पहल भी इसी संविधान में होती है। ठीक है, अब बात करते आगे। तो विश्व के अन्य देशों के द्वारा लोकतंत्र का जो आवरण उड़ा हुआ है, यानी हमारे देश की बात करें और किसी के देश के संविधान की, जो वहाँ पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की हुई है। तो ब्रिटेन संविधान सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक उदाहरण की ओर बढ़ा था। एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन ब्रिटिश संविधान से हमें परिलक्षित होते हैं। तो बाकी देशों में ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। बिल्कुल, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में आप एक चीज़ ध्यान रखें। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या कहा गया? एकमात्र लिखित संविधान। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जब सामने आती है तो इसको आप ध्यान रखना है। ये एकमात्र क्या है? अलिखित। बिल्कुल अलिखित है, क्योंकि एक तो आपको पता होगा इसका जो निर्माण है वो 1400 सालों से होता आ रहा है। तो न तो इसको एक फिक्स समय में किसी सभा ने बनाया है। जैसे हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान को निश्चित समय के अंतर्गत एक संविधान सभा ने मिलकर बनाया है और ये लिपिबद्ध है। लेकिन ब्रिटेन संविधान कोई लिपिबद्ध नहीं है। और बात करते हैं तो ये एकमात्र, ध्यान रखना, एकमात्र अलिखित संविधान
है। अब ये एक मात्र अलिखित का मतलब आप ये समझिए कि इसके अंतर्गत जो भी परंपराएं, जो भी नियम कानून है ना, वो परंपराओं के अकॉर्डिंग बने हैं। और ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक स्वर्णोति है जो मानते हैं कि शासन व्यवस्था का संचालन सुचालन तभी संभव है जब शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हो। तो उनके सामने ये एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि इनके संविधानों को लिपिबद्ध नहीं किया, लेकिन सबसे बेमिसाल संविधान की तरह ये काम करता है। शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध न होने पर भी ब्रिटेन में अराजकता नहीं है और न ही निरंकुशता है। शासन और शासितों के दोनों के बीच अपनी सीमाएं हैं और वे जानते हैं किस तरह से हमें एक अच्छे देश के अंतर्गत रहना है। और ब्रिटिश व्यक्तियों की जागरूकता, विवेकशीलता और व्यवहारिकता का ये एक परिणाम है कि ये दूसरे देशों के सामने बेमिसाल एक अलिखित संविधान और सबसे अच्छे संविधान के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, निरंतर विकास में संविधान। बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया था कि ये 1400 सालों से धीरे धीरे बनता आ रहा है। मतलब ये एक समय पर, कोई निश्चित समय पर बना संविधान नहीं है, ये समय के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होता गया है और परिवर्तन होते से ही ये संविधान बना है। इसमें एक चीज़ आती है जो आपको गौर से समझनी है कि अन्य राज्यों के समान इस शासन पर ब्रिटेन ने भी अपनी यात्रा पर निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की। जैसे हमने बात करें भारत की, तो भारत में भी पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, निरंकुश राजतंत्र भी थे, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन में भी यही था। ठीक है, लेकिन यूरोप के अन्य राज्यों से जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने में क्रांति हुई थी, रक्तपात हुआ था, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। हाँ, हम बात करें अपने संविधान की, तो अपने संविधान को बनने से पहले हमने बहुत सी यातनाएं, बहुत सा कठिन समय गुजारा है, बहुत सारे बलिदान या क्रांतियाँ हुई है जो रक्तहीन नहीं कह सकते। लेकिन ब्रिटेन का संविधान है वो रक्तहीन और एक शांतिमय तरीके से आगे और बढ़ा है। क्योंकि अगर हमें देखें तो फ्रांस की क्रांति 1789 और रूस की क्रांति 1917, जो क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पे लोकतंत्री व्यवस्था आई, लेकिन इसे क्रांति रक्त से सनी हुई थी और बहुत ही बड़े स्तर पर इसका परिवर्तन हुआ। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ऐसा दौर नहीं आया, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ये अपने आप में ढलता गया और जो जैसी व्यवस्था थी उस अकॉर्डिंग वो बनता गया। तो इसमें ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसमें रक्त बहे। तो ब्रिटिश संविधान है वह निरंतर सुविधाओं और समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन और धीरे धीरे अपने आप में विकास की ओर बढ़ता हुआ एक संविधान है, जो आप उसमें जानते हैं और समझाया भी है पहले। फिर बात करें पॉइंट नंबर 5, स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रिटिश संविधान है, इसके अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि ये संविधान है वो स्वतंत्रता का एक प्रतीक है और एक बहुत ही बेमिसाल काम करता है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है। इसी इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। क्योंकि इनको फ्रीडम और लोगों में जो उनके प्रति विश्वास होता है ना, वो चीज़ें बेमिसाल बेकाबिल होती है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि लोगों में ये भावना और वे खुद महसूस करते हैं कि हमारा संविधान हमारे लिए, हमारा देश हमारे लिए स्वतंत्रता और एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाता है, तो वे लोग उस संविधान से जुड़े रहते हैं। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र या अधिकार संपन्न नहीं है। जैसे बात करें अमेरिका के संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं और उसके घोषणा पत्र और एक व्यवस्था भी की गई है। भारत के लिए भी अधिकार के दौरान एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन के संविधान में लिखित रूप में अधिकार की व्यवस्था नहीं है तो संविधान में उनको या उसको अधिकार स्वतंत्रता नहीं मिली, ऐसा नहीं है। यानी उनमें लिखित न होते हुए भी उनको वही सम्मान, वही स्वतंत्रता, वही अधिकार मिले हैं जो अन्य देशों को होते हैं। तो इस तरह से हम बात करें ब्रिटिश संविधान है वो स्वतंत्रता का बहुत ही अच्छा एक प्रेरक उदाहरण है जो सभी देशों के सामने प्रेजेंट होता है और इससे बाकी देश भी ग्रहण या प्रेरणा लेते हैं। तो हम बात करें नेक्स्ट एक महत्व के बारे में कि ब्रिटिश संविधान के दिन का महत्व क्यों करना चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट से हम क्लियर करते हैं कि विश्वव्यापी प्रभाव। बिल्कुल, देखो आज के समय में दुनिया किसी भी चीज़ पर तभी यकीन करती है जब उसकी प्रशंसा या उसके कार्य की सब जगह चर्चा होती है, वह सब जगह प्रसिद्ध है अच्छे कार्यों के लिए, तभी लोग उसका अनुसरण करते हैं,
जस्ट लाइक दैट, मतलब ब्रिटिश संविधान है वह एक विश्वव्यापी प्रभाव छोड़ा गया है सबके, यानी कहने का मतलब सबसे प्राचीन संविधान होते हुए विकासशील है और इसके संविधान का बाकी देशों के संविधानों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और विश्व प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक इतने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है कि विश्व के उन राष्ट्रों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रभाव पड़ा है। हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, मलाया आदि देशों की वर्तमान शासन पद्धति ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान की बहुत सारे देशों के संविधान में छाप है और इसी के प्रभाव से इनके संविधान में एक नवीनता आई है। तो हम कह सकते हैं ये एक फेमस संविधान भी कह सकते हैं, इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी है। यूरोप के महाद्वीप के अन्य जनजातीय राज्यों में भी ये प्रभाव स्पष्ट देखा गया और मुनरो ने इस बारे में कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। बहुत ही अच्छी बात कही है, वापस सुनिए। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संख्या क्यों न हो, उसका उद्गम स्रोत एक ही है और वह है ब्रिटेन। तो बहुत अच्छी बात कही है और इस तरह से ये संविधान और इस संविधान को समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है उन छात्रों के लिए भी और उन संविधान से जुड़े व्यक्तियों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश संविधान सबसे प्राचीन होते हुए सबसे विश्वव्यापी संविधान के तौर पे पहचान रखता है। तो अब हम आगे देखते हैं संविधान के स्रोत, ब्रिटिश संविधान के स्रोत जो आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने देखे हैं ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व के बारे में कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व क्या है, अपने लिए वो जाना है। और अब हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोत, यानी किन किन स्रोतों से ब्रिटिश संविधान है वो बना है। तो हम इसमें जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में देखिए महान अधिकार पत्र, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक प्रलेख। ये एक ऐसा प्रलेख, एक ऐसा अधिकार घोषणा था जिससे ब्रिटिश संविधान को काफ़ी नवीनता मिली। और इसके बारे में हम एक चीज़ और भी कहें, और या फिर ये कह सकते हैं कि ज्येष्ठ विलियम पिट ने कहा था कि मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स, तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल हैं। यानी ये अधिकार पत्र एक घोषणा, एक ऐसा कारण था जिससे ब्रिटिश संविधान में एक नवीनता आई, एक नया दृष्टिकोण, एक नया कह सकते काल आया। कहना ये मतलब फाइनली मैं अगर ये कहूँ कि ब्रिटिश संविधान में जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, यानी कि इस तरह के राजा आए जिन्होंने अपने अधिकार हैं वो जनता, यानी जनता की शासन व्यवस्था कह सकते हैं, अधिकार यानी कुछ सामंतों को दे दिए। क्या दे दिया कि कुछ सामंतों ने उनसे अपने हक के लिए कुछ अधिकार ले लिए, और वे अधिकार जब राजा ने उनको दिए उसके बाद से राजा के शक्तियाँ या प्रभाव सीमित हो गया और वे अधिकार सामंतों से धीरे धीरे जनता के अधिकार बन गए। तो इस तरह से ये अधिकार घोषणा पत्र ब्रिटिश संविधान में एक बाइबिल की तरह है जो आज हम इसको जानते हैं, क्योंकि 1215 में मैग्ना कार्टा और 1628 में अधिकार याचना पत्र और 1689 में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स, ये ऐसे 3 अधिकार पत्र थे जिसको समय समय पर राजा के द्वारा जारी किए गए, और इससे आम जनता, सामंत और कुछ प्रशासक व्यक्ति जो थे उनको ये अधिकार ये मिलने से उनमें अधिकार और शक्तियों में बढ़ोतरी हुई और ब्रिटिश संविधान है वह एक गणतंत्रात्मक, एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ओर बढ़ा और शासक की शक्तियाँ सीमित हुई। ये पहला एक। तो दूसरा पॉइंट तो ध्यान रखना है संसदीय अधिनियम। जिस तरह से ब्रिटिश के सम्राट ने अलग अलग अधिकार घोषणाओं के द्वारा व्यक्तियों को, कुछ सामंतों को अपने अधिकार उनको दिए जो देश को चलाने के लिए या उसके लिए जो भी व्यवस्था करने के लिए, इस तरह से सम्राट की शक्ति तो होगी सीमित और सामंत और आम जो थे संसदीय व्यवस्था के प्रमुख व्यक्ति उनको वो अधिकार मिलने से वे प्रभावशाली हुए थे। तो इस तरह से सम्राट की शासन शक्ति कम होती गई और बाकी में बढ़ती गई थी।
तो अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि संविधान क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन गया ब्रिटेन का, तो दूसरा है संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम का मतलब आप समझें कि ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित है, लेकिन अलिखित संविधानों में कानून का अंश होता है। और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियाँ, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। और ये अधिनियम संसदीय अधिनियम थे और ये संविधान के स्रोत बन गए। यानी कुछ समय के अकॉर्डिंग कानून बने संसद के द्वारा, और वे कानून धीरे धीरे संविधान का रूप लेते गए, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश संविधान सबसे पुराना है और ये विकास का परिणाम है। तो इसलिए देश को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ी जब जो कानून बने, और वही कानून संविधान का हिस्सा बन गए थे। तो उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए थे और वे संविधान का रूप बन गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण 1679 की बंदी बनाए जाने के कारण और उससे संबंधित कुछ सुविधाओं को वर्णन करते हैं। व्यवस्था अधिनियम 1701 देश के लिए व्यवस्था करने के लिए संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, और इसमें सुधार के लिए 1918 में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे अधिनियम लिखे। और फिर संविधान में कुछ सुधार करने के लिए भी संसदीय अधिनियम बने, यानी संसद के द्वारा, क्योंकि संसद को धीरे धीरे शक्तियाँ मिलने लगी और उसने इस शक्तियों को धीरे धीरे अपना विस्तार किया, अपनी शक्तियाँ और बढ़ाई, और इस तरह से संवैधानिक सुधार किया था 2005 के तहत। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो संसद के द्वारा बने और यही संविधान का रूप बनते गए, और धीरे धीरे संविधान है वो व्यापक होता गया और अधिकार बनते गए और सम्राट है वो सीमित होता गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ स्रोत हैं जो संविधान को प्रभावशाली बना रहे हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट बात करें न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय, निर्णय देने का अधिकार। तो न्यायिक निर्णय प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है या इसका योगदान होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, ब्रिटिश संविधान में नहीं है। आप दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश संविधान है उसमें अमेरिका के जैसे न्यायिक पुनरावलोकन जैसा कोई अधिकार नहीं है, इनके पास शक्ति नहीं है, लेकिन न्यायालय के संविधान के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। लेकिन वहाँ का न्यायालय काफ़ी सपोर्टिव रहा है संविधान के विकास में। और ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णय का ही परिणाम है। तो इस तरह से हम आगे देखें तो उदाहरण के लिए किल्किस बनाम वुड के एक फैसले में ये निर्णय दिया गया था कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी तथा उसके कागजातों को अधिकार में लेने का सामान्य अधिकार पत्र अवैध है। तो इस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता और बढ़ी, क्योंकि जिस तरह से न्यायालय ने फैसले दिए ना, वे फैसले नागरिकों के हित में चले गए और ऐसे फैसले भी संविधान में लिपिबद्ध होते गए। और हावेल के अभियोग में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई। तो सुप्रसिद्ध बुशेल अभियोग 1670 के आधार पर जूरियों की स्वतंत्रता भी स्थापित की गई। तो अब इस तरह से हम बात करें कि धीरे धीरे अधिकार शक्तियाँ सम्राट से कम होती गई, तो संसद का पावर बढ़ता गया और इसलिए न्यायिक निर्णय के बारे में न्यायिक व्यवस्था है वो प्रभावशाली होती गई। उसने समय समय पर अपने आप को सुदृढ़ और देश के नागरिकों को सुदृढ़ करने के निर्णय दिए और ये संविधान का अंग बनते गए। ठीक है, तो न्यायिक निर्णय में बहुत ही महत्वपूर्ण होने से संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण बना। फिर बात करें सामान्य विधि, सामान्य जनरल कानून। तो सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिसका निर्माण संसद या सम्राट के द्वारा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, वापस समझिए। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिसका निर्माण संसद या सम्राट ने नहीं किया है, वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित हैं और वे ही सामान्य विधि बन गए। जो परंपराओं पर आधारित रीति रिवाज जिनको किसी ने बनाया नहीं, परंपरा के अकॉर्डिंग वे बनते गए और वे कानून का रूप भी बने। एक पंक्ति में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराओं ही सामान्य विधि है। अब पूछा जाए सामान्य विधि का मतलब क्या है, तो ब्रिटेन के समाज में सामान्य रीति रिवाज और परंपराओं के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी और उससे जो कानून का रूप लिया वही सामान्य विधि है। और इस बारे में ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रता सामान्य विधि पर ही आधारित है। पूछा जाए ऐसे कौन से सामान्य विधि के कानून बने, तो ब्रिटिश नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकार ये एक किसका रूप है, सामान्य विधि का। मुंद्रो ने इस पर कहा है कि सामान्य कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति करता रहा और सम्राट के विशेषाधिकार संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी
अभियोग से जुड़ी व्यवस्था, ब्रिटिश जनता के विचार करने और भाषण की स्वतंत्रता, ये सभी सामान्य कानून हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़े, तो अब आ गया 4 नंबर पॉइंट, ये भी देख लिया है। अब 5 नंबर देखिए, परंपराएं और प्रथाएं। बिल्कुल, अगर मोटे तौर पे समझें तो ब्रिटिश संविधान में काफ़ी हद तक कुछ अधिकार घोषणा हुई, वो सपोर्टिव रही, और इसके अलावा कुछ ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं थी जो संविधान का रूप बन गए। मान लीजिए, अब आपको एक एग्जाम्पल ही बता देते जो यहाँ पे लिखा है, सुनिए। तो सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, तो उन्होंने वहाँ की जो मंत्रिमंडल बैठक थी, उन्होंने उसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया कि भाई समझ नहीं आया तो मैं इसमें हिस्सा क्यों लूँ। लेकिन उन्होंने जब ये ऐसा किया तो वहीं से एक परंपरा बन गई कि वहाँ की ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो सदस्य मीटिंग होगी उसमें सम्राट है वो नहीं बैठता है, और ये परंपरा बन गई। तब ये परंपरा बन गई तो ये परंपरा रीति रिवाज संविधान का एक कानून बन गया, एक नियम बन गया। और सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की रिश्ता नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री जॉर्ज रॉबर्ट्स वॉलपोल के समय से ये परंपरा स्थापित हो गई। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से वहाँ पे परंपरा और परंपरा ही कानून बन गए। सॉरी। तो इसी प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री जॉर्ज रॉबर्ट्स वॉलपोल के समय से यह परंपरा स्थापित हुई। लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो जाने पर त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये कानून नहीं बनाए थे, ये वहाँ की परंपरा और परंपरा से ही कानून का रूप हो गया। परंपरा और परंपराओं से भी कानून बन गया, यानी रीति हर समय अपनाए जाने वाले रीति रिवाज बन गए, और रीति रिवाज से कानून, और कानून को फिर ये लिपिबद्ध या कह सकते शामिल किया गया संविधान में। ठीक है, तो वहाँ की परंपराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परंपराओं और रीति रिवाजों ने किसका रूप ले लिया? संविधान का रूप ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से संविधान का स्रोत क्या है? वहाँ की परंपराएं, ठीक है ना, रीति रिवाज। अब बात करते हैं संविधान के ऊपर समय समय पर कुछ टीका टिप्पणी की गई, और वे टीका टिप्पणी उस संविधान में सुधार के लिए की गई, और संविधान में वे प्रमुख बन गई। संविधान द्वारा लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का एक स्रोत समझा गया है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित हो जाती है जब संसद के सामने, तो न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं पर टिप्पणी करते हैं और उसका आश्रय लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन पर व्यवस्था पर लिखे गए कुछ आंशिक प्रमुख ग्रंथ जिसमें संविधान और शासन को समझने में सहायता मिलती है: डायसी का ग्रंथ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजवर्ड का इंग्लिश संविधान, सर अस्क्रीन में की संसदीय कार्य पद्धति और चलन, और एडसन का लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसे कुछ टीका टिप्पणी ग्रंथ थे जो ब्रिटिश वहाँ की व्यवस्थाओं को, संविधान को और मजबूत करते गए। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि ब्रिटिश संविधान है वह एक समय पर लिखा गया नहीं, समय के अकॉर्डिंग विकास में परिणाम का एक उदाहरण है। तो इसमें ऐसे ये कुछ कारण हैं या स्रोत, हम कह सकते हैं कि इन स्रोतों से ब्रिटिश संविधान है वो एक वास्तविक रूप में बना है और अलिखित संविधान का रूप है। तो मेरे दोस्तों, अब इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर मेरे खुद के पर्सनल चैनल मी एंड माई यूट्यूब चैनल पे भी आप विजिट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, क्योंकि कोविड वापस पैर पछाड़ रहा है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।